नमस्कार स्टूडेंट। तो अब डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम 2018 समर का अप्लाइड मैथ सेकंड का ये पार्ट 4 शुरू कर रहे हैं। पार्ट 1, 2, 3 हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आप अप्लाइड मैथ्स 2 की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पे ये लेक्चर आपको मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट अटेंडेंस के लिए लाइक का बटन दबा दीजिए, उससे हमें ये पता चलेगा कि क्लास कितने बच्चों ने अटेंड की है। तो स्टूडेंट मैथ्स गुरुजी एडनोटेल चैनल पे आपका स्वागत है। मैं पिछले 10-11 सालों से एज ए मैथ्स लेक्चर विभिन्न संस्थानों में 11th, 12th एंड पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स पढ़ाते आ रहा हूं। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। सेक्शन बी का क्वेश्चन है, 6 मार्क्स का आता है। ये 3 मार्क्स का ये हो गया, 3 मार्क्स का ये हो गया। दोनों इंटीग्रेशन के क्वेश्चन है। इस बार कोरोना की वजह से ये 5 मार्क्स का होगा और ये 5 मार्क्स का होगा। ठीक है, अब देखिए पहले हम स्टार्ट करते हैं ए पार्ट से। ए पार्ट से स्टूडेंट इंटीग्रेशन अंडर रूट के अंदर 1 प्लस साइन 2x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। क्या है फंक्शन, क्या है अंडर रूट के अंदर 1 प्लस साइन 2x। देखिए स्टूडेंट, अंडर रूट के अंदर कोई फंक्शन अगर होता है तो उसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट करना संभव नहीं है। पहले हमें अंडर रूट हटाना होता है। ये अंडर रूट कैसे हटेगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पहले हमें क्या करना है, इस अंडर रूट को हटाना है। अंडर रूट जब हट जाएगा तो इंटीग्रेशन हो सकता है। स्टूडेंट इंटीग्रेशन के डिटेल लेक्चर हमने बहुत अच्छे से बता रखे हैं। उसके लिए हम क्वेश्चन नंबर 7 के आगे इंटीग्रेशन का लिंक दे देंगे, प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे। उसमें 5-6 लेक्चर हैं, उसको जो आपको अच्छा लगे उसको आप देख लीजिए अपनी सुविधा के अनुसार। ठीक है, अच्छा देखिए इसमें क्या करना है कि अंडर रूट हटाना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट, ये कई बार पूछा गया है। थोड़ा सा इसमें ट्रिक लगानी होती है। ट्रिक, हाँ ट्रिक कैसे लगेगी देखिए। 1 प्लस साइन 2x अंडर रूट कब हटता है, अगर अंडर रूट के अंदर कुछ नंबर आ जाए उसका होल स्क्वायर हो जाए। क्योंकि देखिए इसमें ऐसा होता है ना, एक्स स्क्वायर और अंडर रूट, एक्स का होल स्क्वायर और अंडर रूट, तो स्क्वायर से अंडर रूट हट जाता है क्योंकि अंडर रूट का मान 1/2 होता है। ठीक है ना, मतलब ये जैसे ये है ना, अंडर रूट एक्स स्क्वायर है, मतलब एक्स का होल स्क्वायर है, तो इसको आप एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। रूट को 1/2 लिखा जाता है। रूट से 2 से 2 कट जाएगा क्योंकि ये 2 ऊपर है और ये नीचे है, अंश में है ये हर में है। ये अंश हर, अंश यहाँ पे अपॉन 1 मान लो, अंश हर अंश हर। ठीक है, तो 2 से 2 कट जाएगा तो x बच जाता है। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि इसके अंदर हमें होल स्क्वायर कुछ क्रिएट करना होगा जिससे कि रूट हट जाए। कैसे क्रिएट होगा देखिए स्टूडेंट, आपको पता है स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। ये पढ़ा है आपने, बिल्कुल पढ़ा होगा। तो मतलब 1 की जगह आप इस पूरे को रख सकते हैं क्योंकि दिस इक्वल टू दिस है ना, तो 1 की जगह इसको रखो। हम क्यों रख रहे हैं इसको जरा आप बाद में पता चलेगा आपको। देखिए अभी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 की जगह हमने ये रख दिया क्योंकि दिस इक्वल टू दिस होता है। ठीक है, इसमें प्लस साइन 2x, साइन 2x का स्टूडेंट आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा। साइन 2x का फॉर्मूला 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। इसको हम कई बार आपको बता चुके हैं पिछले पार्ट्स में भी कि साइन 2x का फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट होता है, कॉस 2x का फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो साइन 2x का फॉर्मूला 2 साइन x कॉस x होता है, याद रख लीजिए इसको। तो इसकी जगह पे साइन 2x की जगह पे 2 साइन x इंटू कॉस x रख सकते हैं, कोई दिक्कत। और ये जो dx है ना, ये रूट के बाहर है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। ठीक है, रूट के बाहर है क्योंकि dx का मतलब x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। अगर dy होता तो y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, dx है तो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए ये हमने क्यों किया। अब बड़ी बात यह है कि हमने क्यों किया है। देखिए स्टूडेंट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए की जगह साइन एक्स है, बी की जगह कॉस एक्स रख के देखो थोड़ी देर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन जा रहा है ना। और ये किसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है कि नहीं होता। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो उसकी जगह, इसकी जगह पे a प्लस बी का होल स्क्वायर रख सकते हैं। मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब a की जगह यहाँ पे साइन एक्स है प्लस b की जगह यहाँ पे कॉस एक्स है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको अगर आप खोलेंगे ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यही आएगा। तो इसकी जगह पे हमने ये रख दिया, कोई दिक्कत नहीं, dx लगा दिया जी। इज इक्वल टू, देखिए स्टूडेंट आगे इंटीग्रेशन
अब अभी हमने आपको बताया कि जब रूट हो और होल स्क्वायर हो तो होल स्क्वायर से रूट हट जाता है। यहाँ पे भी स्क्वायर से होल स्क्वायर है ना, देखो अगर अंदर स्क्वायर इस जो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो इस स्क्वायर से रूट नहीं हटेगा। जब होल स्क्वायर होगा जैसे कि यहाँ पे हुआ है, तब जब होल स्क्वायर होगा तब रूट हटेगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बचेगा, ठीक है, और dx स्क्वायर होल स्क्वायर से रूट हट गया, ठीक है। अब जब रूट हट गया है, हमने पहले कहा था पहले रूट हटाना हमारा उद्देश्य है, रूट हट गया तो आप इसका इंटीग्रेशन अब आसानी से कर सकते हैं। साइन एक्स का इंटीग्रेशन प्लस कॉस, दो पद है ना, दो पद है तो अलग अलग इंटीग्रेशन लगा सकते हैं, ये इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है। ये लेक्चर के लिए आप हमारे क्वेश्चन नंबर 7 के आगे डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लीजिए। तो साइन एक्स अलग पद है, फिर बीच में प्लस है, फिर कॉस एक्स अलग पद है, तो दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग कर सकते हैं। साइन एक्स डीएक्स इंटीग्रेशन साइन एक्स डीएक्स प्लस फिर बीच में फिर कॉस एक्स का अलग इंटीग्रेशन कॉस एक्स डीएक्स, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा चलो इज इक्वल टू साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, देखिए स्टूडेंट साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है ना वो कॉस एक्स होता है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स। ये जरा याद रखने पड़ते हैं आपको, है ना, साइन एक्स नोट कर लीजिए। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं स्टूडेंट, कॉमेडी वीडियो जैसे मत देखिए। आप जब भी हमारे वीडियो लेक्चर देखते हैं तो एकांत में बैठ के कॉपी पेन साथ में रखिए, जो मैं बोलता हूं उसको नोट भी करते जाइए, जो लिखता हूं उसको भी नोट करते जाइए, और साथ साथ आप इससे रिलेटेड अपने बुक से भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, तब आपकी मैथ्स क्लियर होगी, अदरवाइज नहीं होगी। इस चीज का ध्यान रखिए। देखिए साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है, माइनस कॉस एक्स। अगर डिफरेंशिएशन की बात करें साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है और इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिए। फिर प्लस, अब देखो cos x का इंटीग्रेशन करना है, cos x का डिफरेंशिएशन तो माइनस साइन एक्स होता है लेकिन इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स होता है, याद रखेंगे इसको। और प्लस c जो है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में प्लस c अपनी तरफ से लगा दिया जाता है। ये क्यों लगाया जाता है, इसके लिए हमारा पहला लेक्चर इंटीग्रेशन का देखिए, आपको पता चल जाएगा c क्यों लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप सीधे याद रखिए कि सी लगता ही लगता है इनडेफिनिट इंटीग्रल। अगर 0 to b लिमिट दे रखी तब नहीं लगेगा, अदरवाइज लगता है, ठीक है। इस प्रकार से इस ए पार्ट को करेंगे स्टूडेंट। अब हम चलते हैं बी पार्ट पे। तो स्टूडेंट बी पार्ट देखिए, जो ये बी पार्ट है इसका इंटीग्रेशन करना है, इसको हम आई मान लेते हैं। लेट आई मतलब इंटीग्रेशन। जब भी सब्स्टिट्यूशन से किसी इंटीग्रेशन को करते हैं तो आई मानना पहले जरूरी होता है, ठीक है। हम पूरे इंटीग्रेशन को आई मान लेते हैं, ठीक है, इसमें घबराने वाली बात नहीं, मान लीजिए आई आप, कोई दिक्कत नहीं। आई बराबर इंटीग्रेशन e की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब होता क्या है स्टूडेंट, देखिए इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, आई बराबर हमने माना तो इसको इक्वेशन 1 मानेंगे, ठीक है। अब एक मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, हाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड इंटीग्रेशन में है, उसको भी डिटेल लेक्चर अगर उसका जानना है स्टूडेंट तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, उसको देख लीजिए, बहुत अच्छे से हमने समझा रखा है। आपका इस क्वेश्चन के साथ साथ और क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा इसमें करना क्या होता है, देखो ध्यान से देखिए, e की पावर क्या है tan इनवर्स x है और बटे में क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए या कुछ भी आए तो एक चीज ये भी देखी जाती है, वो तब देखो ये प्रैक्टिस से भी आता है, हाँ मैं इसलिए इसको इस टाइप से बता रहा हूं जिससे कि आपको दूसरे टाइप का क्वेश्चन भी आए उसको भी आप कर सकें। जब आप इस क्वेश्चन को देखने के बाद अपनी बुक से इससे रिलेटेड सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, उनको भी आप कर सको, इसलिए मैं इस टाइप से बता रहा हूं। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, देखो e की पावर में जो है ना tan इनवर्स x, उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया है, इसी क्वेश्चन पेपर के पार्ट 2 या 3 में बताया है। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, पार्ट 3 में, इससे पहले वाले पार्ट में बताया इसने, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना कि इसके पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 हम अपलोड कर चुके हैं, उनको भी देख लीजिए, सीरियल से देखिए, पहले पार्ट 1 देखो,
पार्ट 2, पार्ट 3, फिर पार्ट 4 में आओ, ठीक है। ऐसे से फिर आपको भी इंटरेस्ट आएगा, मजा आएगा और एक तरफ से क्लियरिटी बढ़ती जाएगी आपकी क्वेश्चन को करने की, ठीक है। अच्छा देखिए, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो tan इनवर्स x है उसका डिफरेंशिएशन यही मौजूद है। तो जब भी ऐसा कुछ हो कि किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन वही मौजूद है तो उसको t माना जाता है। इस चीज का ध्यान रखेंगे। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, वो यहाँ है, तो tan इनवर्स x को t मानो, मतलब जिसका डिफरेंशिएशन वहां मौजूद है उसको t मान लो, ठीक है। तो लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू t। अब जब tan इनवर्स x इक्वल टू t माना हमने, तो इसका डिफरेंशिएट बोथ साइड कर दो। क्या कर दो? डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू, नहीं सिंपल डिफरेंशिएशन करेंगे आप, ठीक है। सिंपल डिफरेंशिएशन, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है स्टूडेंट 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू t का डिफरेंशिएशन dt अपॉन dx। देखो यहां पे डिफरेंशिएशन जो करना है ना, डिफरेंशिएशन जो वेरिएबल दे रखा है x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, tan इनवर्स x को t माना। क्यों माना? क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, वो यहाँ मौजूद है, इसलिए उसको t माना। जो मैं बोलता हूं उसको एक एक शब्द को गौर किया करें स्टूडेंट, एक एक शब्द को, ठीक है। tan इनवर्स x इक्वल टू t, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x किया तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, x का 1 हो जाता है, इज इक्वल टू t का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष dt बटे dx आ जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा अब इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, dx क्रॉस मल्टीप्लाई, dx को यहाँ ले जाओ, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर dt। आगे जब हम प्रैक्टिस में करते हैं क्वेश्चन को, एक सीरियल से करते हैं, तब हम ये नहीं करते सीधे यहाँ पे ये वाला स्टेप नहीं करते, सीधे इसको करते हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx और यहाँ पे t का dt कर देते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा अब देखिए 1/1 प्लस स्क्वायर dx इक्वल टू dt हो गया, तो देयरफॉर I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब होता क्या स्टूडेंट कि यहाँ पे वेरिएबल चेंज हो गया। tan इनवर्स x को हमने t माना, x वेरिएबल था ना, यहाँ पे देखो यहाँ पे x वेरिएबल है, x, अब t वेरिएबल हो गया। तो जब भी इंटीग्रेशन का वेरिएबल चेंज करते हैं तो सारे के सारे वेरिएबल चेंज होने चाहिए। जब इसको t माना तो ये सारे के सारे t में बदलने चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कोई x दिखे कोई t दिखे, ऐसा नहीं होना चाहिए, तब आपका क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब समीकरण 1 में इन सब का मान रखें, मतलब देयरफॉर I इज, देयरफॉर 1 एम्प्लाइज I बराबर इंटीग्रेशन e की पावर, देखो tan इनवर्स x की जगह t रख दिया जी, ठीक है जी। अच्छा इनटू देखो 1/1, ये 1/, इसको अलग से भी लिख सकते हैं, दिस इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो डी एक्स बटे दिस की पूरे की जगह पे डी टी रख सकते हैं। बस ये पूरा का पूरा इतना बन गया जी, कुछ नहीं बना, ये पूरा का पूरा इतना बन गया। क्यों? क्योंकि tan इनवर्स x की जगह t रख दिया और dx बटे इसकी जगह पे dt रख दिया। देखो ये आया था ना, तो ये I बराबर क्या हो गया, इंटीग्रेशन e की पावर t dt हो गया, बस इतना हो गया। अब देखो यहाँ पे कहीं x दिख रहा है, वेरिएबल नहीं दिख रहा, अब सारे के सारे वेरिएबल t में है, ठीक है ना। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट संभव नहीं था, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने tan इनवर्स x को t माना, उसको इसलिए t माना क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन यहाँ मौजूद था, ठीक है। अब ये सॉल्व कर करके ये आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, e की पावर t का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t करना है तो e की पावर t ही होता है जी। e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है, e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t ही होता है, प्लस c तो अपनी तरफ से लगाते हैं। अब इसमें थोड़ा सा एक चीज ध्यान रखना है कि t हमने अपनी तरफ से माना है, वेरिएबल t हमने अपनी तरफ से माना है। जो मूल क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था, उसमें वेरिएबल x था, तो यहाँ पे अंत में भी वेरिएबल x ही होना चाहिए, ठीक है। तो t की जगह रिप्लेस कर दीजिए, t किसको माना था हमने, tan इनवर्स x को, तो t की जगह tan इनवर्स x रख दीजिए, तो e की पावर ये हो जाएगा tan इनवर्स x और प्लस c, तो आपका है ही, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को भी करेंगे और इससे रिलेटेड दूसरे टाइप के क्वेश्चन को भी जरूर प्रैक्टिस करिए, तभी आपको फायदा होगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18, सॉल्व द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन dy बटे dx माइनस xy इज इक्वल टू x।
देखिए स्टूडेंट, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, मैंने बताया आपको, जिसमें वेरिएबल होते हैं, इक्वल टू का साइन होता है और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट dy बटे dx होता है, उसको डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया है, पिछले पार्ट में भी बताया। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। पिछले पार्ट में स्टूडेंट हमने क्वेश्चन नंबर 14 करवा रखा है, उसको भी देख लीजिए आप पिछले पार्ट में, पार्ट 3 में इसी क्वेश्चन पेपर के, उसमें सिंपल इक्वेशन दे रखी थी, उससे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई। उसी समय मैंने बताया था कि सिंपल इक्वेशन से दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक सिंपल इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए आता है और एक डिफरेंशियल इक्वेशन से सिंपल इक्वेशन बनाने के लिए आती है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या था, सिंपल इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी थी, और ये क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करना का मतलब होता है सिंपल इक्वेशन बनानी है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, जो फाइनल आंसर आएगा वो सिंपल इक्वेशन होगी। तो कहने का मतलब ये है कि डिफरेंशियल इक्वेशन से सिंपल इक्वेशन बनानी है, मतलब हिंदी में क्या है इसको, अवकल समीकरण को हल कीजिए। इसकी जगह पे लिखा अवकल समीकरण को हल कीजिए, और अवकल समीकरण क्या है, dy बटे dx माइनस xy बराबर x। अब स्टूडेंट होता क्या है कि इसमें हमने आपको 4 प्रकार की डिफरेंशियल इक्वेशन डिटेल में समझाई है, उसका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, नीचे देख लीजिए डिस्क्रिप्शन खोल के। क्वेश्चन नंबर 18 के आगे आपको डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण का हम लिंक दे देंगे, उसमें चारों टाइप से हमने समझा रखा है कि किस किस, अगर क्वेश्चन ऐसा आएगा तो कैसे सॉल्व किया जाएगा, अगर क्वेश्चन ऐसा आएगा तो कैसे सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। किस किस प्रकार से उनको, किस किस का मतलब कुछ और मसला, किस सॉल्व द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन dy बटे dx माइनस xy इक्वल टू x, ठीक है। अब ये देखना होता है स्टूडेंट कि ये सबसे पहले देखना होता है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है किस टाइप की है, वेरिएबल सेपरेशन वाली है या होमोजीनियस है, समघाती जिसको बोलते हैं, या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन रेखिक अवकल समीकरण है, या एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन यथार्थ अवकल समीकरण है। 4 में से कोई एक ये होगी, यही आपके सिलेबस में है। अब होता क्या है, यहां पे हम देखिए, सबसे पहले देखेंगे कि वेरिएबल सेपरेट हो रहे कि नहीं हो रहे। तो वेरिएबल सेपरेट मतलब y वाले एक साइड और x वाले एक साइड। तो यहां पे अगर इसको उधर ले जाते हैं, x कॉमन आ जाएगा, y इसको उधर ले जाएंगे तो y कॉमन आ गया, तो y इसके साथ चला गया। देखो ये देखो dy बटे dx, इसको उधर ले जाएंगे तो x कॉमन ले लेंगे तो y प्लस 1 हो गया, और ये यहाँ आ जाएगा, और ये dy बटे y प्लस 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये x dx हो जाएगा। तो इसमें स्टूडेंट वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं आसानी से। तो स्टूडेंट यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट हो रहा है, तो इसलिए अगर वेरिएबल सेपरेट हो रहा है, देखो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी है, इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं और वेरिएबल सेपरेशन भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। वेरिएबल सेपरेशन से कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए आपके पास गिवन इक्वेशन है dy बटे dx माइनस xy इज इक्वल टू x, ठीक है। तो वेरिएबल सेपरेशन का मतलब होता है x एक तरफ और y एक तरफ। इस पूरे को जरा उधर ले जाओ तो यहाँ पे बचेगा dy बटे dx बराबर, माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाता है स्टूडेंट, और ये हो जाएगा x प्लस एक्स वाई, माइनस का x प्लस एक्स हो जाएगा, और यहाँ से आपको dy बटे dx बराबर, तो ये सेम रहेगा, x कॉमन आ रहा है ना, x कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस वाई बचेगा, ठीक है। अब वेरिएबल सेपरेट कर दीजिए कि dx को तो ले जाओ ऊपर, dx और dy ऊपर ही रहेंगे हमेशा, इस चीज का ध्यान रखेंगे। dx को तो यहाँ ले जाओ, तो dy बराबर हो जाएगा x 1 प्लस वाई और dy, ठीक है, सॉरी dx हमेशा ऊपर ही जाएगा, और dy भी ऊपर ही रहेगा, जैसे ये ऊपर है, ठीक है, बटे में नहीं रहेगा, इस चीज का ध्यान रखेंगे, ठीक। अब देखो x एक तरफ y एक तरफ हो गए क्या, नहीं हुए। देखो यहाँ पे x ठीक है, लेकिन 1 प्लस y वाला जो भी पद है वो dy के साथ होने चाहिए, और x वाले जो भी पद है वो dx के साथ होने चाहिए। तो ये इधर होना चाहिए 1 प्लस वाई, तो ये अपॉन में जाएगा, ठीक है, इसके तो क्या हो जाएगा, ये 1/1 प्लस वाई हो जाएगा और dy हो जाएगा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, x इंटू dx हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट वेरिएबल सेपरेट हो गए ना,
y वाले एक तरफ आ गए, x वाले एक तरफ आ गए। तो जब वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं, चर सेपरेट हो जाते हैं, तब इंटीग्रेशन बोथ साइड लगा देते हैं। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर इंटीग्रेशन लगा दो, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन लगा दो। और आपको पता है जब इंटीग्रेशन लगाते हैं तो सीधी लगाना होता है, ठीक है ना, एम्प्लाइज। अब देखिए 1/1 प्लस वाई का इंटीग्रेशन कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू वाई, क्योंकि dy लगाओ ना। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है स्टूडेंट विद रिस्पेक्ट टू x? log x होता है। तो 1/1 प्लस वाई का log 1 प्लस वाई होगा, log 1 प्लस वाई होगा। और इज इक्वल टू x का इंटीग्रेशन क्या होता है? x² 2 होता है। देखो स्टूडेंट ये आपको पता होना चाहिए कि x² का इंटीग्रेशन x² 2 होता है, और सॉरी x का इंटीग्रेशन x² 2 होता है, और x² का इंटीग्रेशन क्या होता है? x⁻³ ये कैसे होता है? देखिए जब x² का डिफरेंशिएशन करते हैं तो 2 आगे आ जाता है, एक पावर कम हो जाती है। तो इसका अगर डिफरेंशिएशन करें तो 2x होगा, ठीक है। लेकिन इंटीग्रेशन जब करते हैं तो एक पावर बढ़ जाती है ऊपर, एक पावर ऊपर बढ़ जाती है, 2 की जगह 3 हो जाती है, और जो पावर ऊपर होती है वही बटे में लिख दी जाती है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम बोलेंगे x⁴ का इंटीग्रेशन बताइए, तो आप क्या करेंगे? एक पावर बढ़ा देंगे, 5 हो जाएगी, वही नीचे भी 5 आता है, ठीक है। ऐसे होता है, ठीक है। अच्छा चलो, ये और प्लस सी ये हो गया, आपका आंसर ये हो गया, ठीक है। एक तरीका तो हो गया स्टूडेंट, ये वेरी इजी तरीका है, वेरी इजी है ना। अच्छा दूसरा तरीका भी बता दें क्या? बताइए। चलो बता देते हैं, ठीक है, क्योंकि उससे क्या हो जाएगा, आपको उससे फायदा ये होगा कि आप जो है दूसरे टाइप का क्वेश्चन जिसमें वेरिएबल सेपरेट नहीं हो सकते, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया उसको भी आप आसानी से फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से कर सकते हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से डिटेल लेक्चर चाहिए, होमोजेनियस से डिटेल लेक्चर चाहिए, एग्जैक्ट से डिटेल लेक्चर चाहिए, तो हमने इस क्वेश्चन के आगे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उसको देख लीजिए, ठीक है स्टूडेंट, डिस्क्रिप्शन में। अच्छा चलिए देखिए, आपके पास दे रखा है दूसरा टाइप, दूसरे मेथड से करें हम, ठीक है। dy/dx माइनस xy इज इक्वल टू x। देखो होता क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक पर्टिकुलर रूप होता है, वो होता है dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q, वेयर p एंड q आर द फंक्शन ऑफ x। p और q x के फंक्शन होते हैं, p और q x के फंक्शन होते हैं। तो जब समीकरण 1 की तुलना आप इससे करेंगे तो आपको मिल जाएगा। देखो dy/dx की जगह dy/dx से, देखो इसमें एक चीज ध्यान रखेंगे, इसके आगे कुछ नहीं होना चाहिए, जो भी डिफरेंस लिखो अगर है तो उसको कॉमन लेकर के बटे में इधर कहीं ले जाना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे तो नहीं है ऑलरेडी, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे y ही होना चाहिए, देखो y है, y के आगे p जो है यहाँ पे -x है, और वो x के पदों वाला होना चाहिए, और जो बराबर के उधर x है वो q, वो भी आपके x के पदों वाला होना चाहिए। तो ये पूरा का पूरा इससे मिलता जुलता है, तो इसलिए ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो आप करेंगे कि समीकरण 1 की तुलना dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q से करने पर, ठीक है। इक्वेशन 1 का कंपेयर इस इक्वेशन से करेंगे, क्योंकि इस इक्वेशन से इसलिए करेंगे क्योंकि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म है। अब देखो dy/dx की जगह dy/dx है, y की जगह y है, y का कोएफिशिएंट यहाँ पे प्लस p है, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट -x है, तो p बराबर यहाँ पे -x हो जाएगा, कॉमा q बराबर के उधर यहाँ q है, यहाँ बराबर के उधर x है, तो q बराबर x हो जाएगा, ठीक है। नाउ देखो इसका एक पर्टिकुलर प्रोसेस होता है, आप जरा समझ लीजिए, फिर मैं स्टेप भी लिख दूंगा आपको याद करने के लिए, ठीक है। फिर आपको निकाला जाता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर होता है e⁻∫ pdx। ये आपको याद रखना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब भी निकालते हैं तो वो होता है e⁻∫ pdx, ठीक है, और कुछ नहीं होता। तो e⁻∫ p की जगह जो होगा वो रख दिया जाता है, -x यहाँ पे, तो -x dx, ठीक है। अच्छा इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, e⁻, जो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। x का इंटीग्रेशन क्या होता है, अभी आपको बताया मैंने, x²/2 होता है, तो इसका इंटीग्रेशन करके इतना आगे e⁻⁻x²/2। अब जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है ना, उसको समीकरण 1 के दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई कर देते, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन के बोथ साइड, इक्वेशन 1 के बोथ साइड करने पर, ठीक है। नाउ 1 एम्प्लाइज, समीकरण 1 में इंटीग्रेटिंग फैक्टर का
मल्टीप्लाई बोथ साइड कर देंगे, इधर भी कर देंगे और इधर भी कर देंगे। तो जब इसमें करते हैं मल्टीप्लाई तो ये इधर आ जाएगा e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2 और इनटू में ये पूरा आएगा dy बटे dx माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू, इधर भी मल्टीप्लाई करो x इंटू e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, अब जब ये कर देते हैं तो एक थंब रूल है कि जो भी लेफ्ट साइड होता है वो ऐसा बन जाता है। कैसे बन जाता है? d अपॉन डी एक्स ब्रैकेट में y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ध्यान दीजिए, ये जो लेफ्ट साइड इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी बनता है हर क्वेश्चन में, इसी में नहीं हर क्वेश्चन में, वो क्या बनता है? वो बनता है डी बटे डी एक्स ब्रैकेट में y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो भी होता है वो आपको पता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये है, ये रख दिए, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही आएगा हमेशा। देखो आप चेक करके देखिए इसका डिफरेंस, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लगाइए, फर्स्ट फंक्शन y इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे आने पे वही आएगा। तो कहने का मतलब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे बाय पार्ट, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लगा के, तो यही पूरा आएगा, इसका अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद जो बनता है वही आएगा। ठीक है, तो हम डायरेक्ट इसको लिख रहे हैं कि यही होता है कि डी बटे डी एक्स वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, बस और कुछ नहीं होता। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे देखिए x इंटू ए की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करते हैं कि बोथ साइड यहाँ पे भी इंटीग्रेशन कर देते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन हटता है ना। ये इंटीग्रेशन लगा दिया तो यहाँ पे dx लगा दिया, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन लगा दिया, यहाँ पे dx लगा दिया, और आपका प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखिए स्टूडेंट इससे आगे कैसे करना है। अब देखिए यहाँ पे करते हैं जरा इसको, हम यहाँ पे देखिए स्टूडेंट कि इस पूरे ब्रैकेट के अंदर वाले का इंटीग्रेशन करना है, लेकिन आगे डी बटे डी एक्स भी लगा हुआ है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो डी बटे डी एक्स है वो डिफरेंशिएशन होता है, और ये चिन्ह जो होता है ये इंटीग्रेशन का होता है। और एक चीज ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है कि डिफरेंशिएशन का अपोजिट होता है इंटीग्रेशन। अगर इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों एक साथ हैं तो वो दोनों एक दूसरे से कट जाते हैं, मतलब समाप्त हो जाते हैं। तो इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन का चिन्ह डी बटे डी एक्स खत्म हो जाएगा, केवल ये बचेगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये इंटीग्रेशन करेंगे तो केवल ये अंदर का फंक्शन बचेगा, y इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2। ठीक है, अच्छा इज इक्वल टू, अब इसका इंटीग्रेशन करना है। देखो स्टूडेंट इसमें भी क्या है कि फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लगाएंगे तो लेंथी हो जाएगा। इसमें जो अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि अगर किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन वहां मौजूद है तो उसको t मान लो। जैसे माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें x मिलेगा, तो इसको हम अलग से चेक कर ले, रफ में देख लीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2 जो एक ही पावर है ना उसको t मान लो पूरे को। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो t मान लिया। अच्छा अब देखिए चलो इधर से आपको अंधेरा हो रहा होगा, यहाँ से करते हैं। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे अगर तो देखो माइनस 1/2 तो आपका कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, और ये dx हो जाएगा इक्वल टू dt हो जाएगा। ठीक है, तो x 2 से 2 कट जाएगा तो हमारे पास माइनस का x dx बराबर dt होगा, और माइनस का x dx बराबर dt होगा, और x dx बराबर क्या हो जाएगा माइनस का dt, क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई करें यहाँ प्लस कर रहे तो उधर माइनस चला जाएगा। तो x dx की जगह माइनस का dt रखेंगे, x dx देखो x dx x इंटू dx की जगह माइनस का dt, और e की पावर पे पूरे की जगह t आ जाएगा। ठीक है ना, तो देखो इंटीग्रेशन x dx की जगह माइनस का dt देखो माइनस हम यहाँ पे लगा दे रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगाना उचित नहीं है, तो माइनस आगे इंटीग्रेशन से पहले ही लगा दे रहे हैं, और e की पावर तो t है, देखो यहाँ पे t है ना, t है। अब इसको माइनस e की पावर t का इंटीग्रेशन, माइनस तो अपनी जगह e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t ही होता है जी। ठीक है ना, प्लस सी तो था ही पहले, प्लस सी यहाँ पे हो जाएगा, बस ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं। y
इंटू ए की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2 इज इक्वल टू माइनस, देखो टी अपनी तरफ से माना था जैसे कि हमने पीछे क्वेश्चन में बताया, तो उसको वापस रख लीजिए, वो माना था हमने माइनस ए की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। चाहो तो इसको इधर लगा के कॉमन भी कर सकते हैं, अदरवाइज यहीं पे छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को भी समझेंगे। क्या कहते हैं ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से कैसे करते हैं और वेरिएबल सेपरेशन से कैसे करते हैं। अब इसका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस के हम थोड़ा मेथड आपको बता देते हैं, स्टेप बता देते हैं आपको करना क्या है। डिटेल लेक्चर के लिए आप हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लीजिए। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 19 इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद सेक्शन सी 10 मार्क्स के चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, इफ मीन ऑफ द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 20, देखो मीन ऑफ द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज 25, मतलब जो भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे, अच्छा ये यहाँ पे ये गिवन है स्टूडेंट 17, यहाँ पे F1 है और यहाँ पे 32 है, यहाँ पे F2 है, यहाँ पे 19 है, ठीक है। ये आपको गिवन है, इतना गिवन है। देखो आपको मीन दे रखा है, मीन मतलब माध्य 25, देन फाइंड आउट अननोन फ्रीक्वेंसी व्हेन सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, समेशन f 160 दे रखा है, तो आपको अननोन फ्रीक्वेंसीज निकालनी है। जैसे कि आपको F1 और F2 आपको फाइंड आउट करना है, 17, 32, 19 तो दे रखा है, F1 F2 भी आपको निकालना है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए जिससे कि माध्य 25 हो और इन फ्रीक्वेंसीज का सम 160 हो, ठीक है। हिंदी में ये लिखा है कि यदि दिए गए आवर्ती विवरण का माध्य 25 है तो अज्ञात आवर्तियां ज्ञात कीजिए जबकि सभी आवर्तियों का योग 160 है, ठीक है। तो हमें कुल मिला के F1 और F2 ज्ञात करना है। कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि यहाँ पे F1 5, F2 6, मतलब कुछ भी नंबर दे रखा है और एक क्लास इंटरवल दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, तब बोला जाता है कि इसका माध्य ज्ञात कीजिए या माध्यिका ज्ञात कीजिए या बहुलक ज्ञात कीजिए। ये सांख्यिकी का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। इसका डिटेल लेक्चर हमने बता रखे, बहुत अच्छे से समझा रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 के आगे हम इसका लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, नीचे देख लीजिए। अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है, इसमें ऐसा नहीं दे रखा है कि माध्य ज्ञात करो या माध्यिका ज्ञात करो। इसमें माध्य दे रखा है ऑलरेडी 25 माध्य दे रखा है, x बार से डिनोट करते हैं या n से डिनोट करते हैं, माध्य दे रखा है। आपको F1 और F2 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो होता क्या है कि हम जब भी, देखो इसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, जब भी माध्य ज्ञात करते हैं सबसे पहले, जब भी हम सांख्यिकी में आपको माध्य मीन मीडियन मॉड निकालने के लिए बोलते हैं तो सबसे पहले हम ये कहते हैं कि फॉर्मूला लिख लो। और फॉर्मूले भी कई प्रकार के होते हैं, एक तो होता है अनग्रुप डाटा के लिए फॉर्मूला होता है और एक ग्रुप डाटा के लिए, जैसे ग्रुप डाटा है ना 0 से 10, जहाँ पे वर्ग अंतराल दे रखा होता है उसको ग्रुप डाटा कहते हैं। और जब ग्रुप डाटा के लिए मीन निकालने के लिए बोला जाता है तो उसमें भी तीन मेथड हैं। एक प्रत्यक्ष विधि है, डायरेक्ट मेथड है, एक स्टेप डिवीजन मेथड है और एक दूसरा मेथड है, ध्यान नहीं आ रहा है, चलो इसमें करेंगे क्या। सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला होता है स्टूडेंट मीन का, मीन निकालने का। x बार से इसको डिनोट किया जाता है, x बार, इसको ऊपर ही लिख दो, x बार बराबर समेशन fx अपॉन, डायरेक्ट मेथड से है, ठीक है, समेशन fx अपॉन समेशन f, ये मीन का फॉर्मूला है। तो x बार आपको 25 दे रखा है, समेशन f भी आपको 160 दे रखा है। समेशन f का मतलब जितनी भी फ्रीक्वेंसी है उनका सम दे रखा है आपको 160, ठीक है, वो भी दे रखा है। समेशन fx हमें ज्ञात करना होगा, कैसे निकालें उसको। तो देखिए समेशन fx कैसे निकालें स्टूडेंट। समेशन fx निकलेगा तो x भी चाहिए, f तो दे रखा है लेकिन x चाहिए। x कैसे निकलेगा, x होता है मध्य पद या मिडिल टर्म, मध्य पद या मिडिल टर्म उसको कहते हैं स्टूडेंट, ठीक है। मध्य पद, किसका मध्य पद, जो वर्ग अंतराल आपको दे रखा उसका मध्य पद, मिडिल टर्म। जैसे 0 से 10 का मध्य पद क्या होगा, 5 होगा, मध्य नंबर, बीच का नंबर। वो कैसे निकालते हैं,
लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 10 को जोड़ दो और 2 से भाग दे दो, 5 आ जाएगा। 10 और 20 का मध्य पद क्या होगा? 15 होगा जी। आप चाहो तो मेथड से करते हैं, 10 और लोअर लिमिट अपर लिमिट को जोड़ दो, 10 और 20 को जोड़ दो और 2 से भाग कर दो। 10 और 20 30 होते हैं, 2 से भाग 15, 30 35 50 होते हैं, उसका आधा 25 होता है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट इसको 35 और डायरेक्ट इसको 45 लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका x हो गया। अब इनका सम ऑलरेडी दे रखा, अगर इनका सम यहाँ पे करने लग जाओ f1 f2 तो हमें तो मिलेगा नहीं, लेकिन यहाँ पे 160 दे रखा है वैसे। ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे एक तो इक्वेशन वो बन जाती, देखो देयरफॉर यहाँ पे देखेंगे आप कि इन सब का जो सम है, इन सब का सम भी करके देखिए। देखो f1 और f2 को जोड़ेंगे तो इसमें तो सिंपल f1 प्लस f2 ही आएगा, प्लस अब इनको जोड़ के देखिए, f1 f2 तो इनके साथ नहीं घुसेंगे, 17 32 और 19 को जोड़ो और वो यहाँ पे लिख दो, प्लस f1 f2 तो है ही, f1 और f2 तो है ही। तो 17 32 और 19 को जब जोड़ेंगे तो 7 और 2 9 और 9 18 का 8 हो गया स्टूडेंट, हासिल 1 3 और 1 4 और 1 5 और 1 6 68 हो गया। और इज इक्वल टू इन सब का सम कितना है? 160 दे रखा है। इसको इक्वेशन 1 मान लो, क्योंकि फिर इक्वेशन 1 और 2 यहाँ से निकलेगी, f1 और f2 सॉल्व हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा देखिए, अब यहाँ पे देखो एम्प्लाइज समेशन x बार की जगह 25 रख दीजिए, इज इक्वल टू समेशन fx। अच्छा चलो, समेशन fx निकालना पड़ेगा भाई। अब 17 और 5 का fx का मतलब x और f का मल्टीप्लाई, x और f का मल्टीप्लाई, 17 और 5, 17 पंजे 85 होता है ना। हाँ, f1 और 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 f1 हो जाएगा जी। 32 और 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 दूना 50 का 0 होता है, और 25 3 75 और 5 75 और 5 80 800 हो जाएगा। और f2 का 35 के साथ करेंगे स्टूडेंट तो 35 f2 हो जाएगा। ठीक है, अब 19 का 45 के साथ करेंगे तो 19 पंजे कितने होते हैं? 19 का 95 होते हैं। तो स्टूडेंट अब पहाड़े भी भूल गए हम लोग, तो 19 पंजे कितना गया? तो ऐसा करो 19 का 45 में सीधे मल्टीप्लाई करके देखिए ऐसे, और उसमें लिख दीजिए अब 855। ठीक है ना। आपको याद रखने, हमें याद नहीं कोई, हम तो पहले 2 एकम 2 2 दूना 4 ऐसे हमें पढ़ाया जाता था हमारे गुरुजी। आप तो 2 1 जा 2 2 जा 3 वाले भी बहुत सारे स्टूडेंट इसमें होंगे, और कुछ तो उस वाले भी हैं अभी भी, हिंदी मीडियम वाले। 2 दूने 4 2 मज़ा, लेकिन मज़ा बहुत आता था उसमें, बड़े लय से जैसे गाना गाते ना, 2 दूने 4 2 3 6 ऐसे पढ़ते थे ना। चलो ये हो गया। अब इसको भी जोड़ दीजिए जी। इसको जो जोड़ेंगे स्टूडेंट तो कैसे आएगा ये देखना पड़ेगा आपको, सब जोड़ना पड़ेगा ये, है ना। और प्लस ये अलग रहेगा, तो थोड़ा सा लेंथी तो है ये। मैं आपको होमवर्क के लिए दे दूँ क्या इसको, बताइए। होमवर्क के लिए मैं ऐसा दे सकता हूँ कि समेशन fx जो इसका सम होगा ना, उसका सम क्या होगा वो निकाल लीजिए। देखो 85 80 और 855 को जोड़ो और प्लस 15 f1 प्लस 35 f2 हो जाएगा बस। देखिए 15 f1 तो अपनी जगह पे, प्लस 35 f2 भी आपका आएगा, प्लस इन तीनों का सम। देखो क्या है इन तीनों का सम? 5 0 5 5 और 5 10 का 0 हासिल 1, ठीक हो 8 0 8 और 5 13 और 1 हासिल 14 का 4। ठीक है। अच्छा अब ये 8 और 8 16 और 1 17, ये हो गया जी। ये इसका सम समेशन fx आ गया, तो समेशन fx यहाँ रख दीजिए। ठीक है, ये इसकी जगह x बार की जगह 25 बराबर समेशन fx की जगह ये रख दीजिए। क्या रखो? 15 f1 प्लस 35 f2 प्लस 1740, और बटे में आएगा आपका समेशन f। समेशन f कितना है? 160 है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे स्टूडेंट, तो देखिए जरा एम्प्लाइज, इसको पहले लिख दो इधर। हाँ पहले भी लिख सकते हैं, चलो लिख दो। हाँ 15 f1 प्लस 35 f2 प्लस 1740 बराबर, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो। हाँ तो ये हो जाएगा इसमें 25 गुना 160। ठीक है,
अब यहाँ पे देखेंगे आप कि 5 कॉमन आ रहा है, तो 5 बाहर ले लेंगे तो 5 बाहर ले लेंगे तो 5 3 15, 3f1 प्लस 5 7 15, 7f2 प्लस 5 3 15, 16 17 2 और फिर 24, 5 चौको 20, 4 40, 5 8 40, ठीक है, ये हो गया। और इज इक्वल टू 25 गुणा 160, ठीक है। अब ये 5 यहाँ से कटेगा तो यहाँ पे बटे में जाएगा, तो 5 को 25 कटेगा तो 5 आएगा, ठीक है। अच्छा, इसको हम क्या कर रहे हैं, 3f1 प्लस 7f2 प्लस 348 बराबर 5 का 160 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 0 0, 5 6 के 30 का 0 और 5 कम 5 और 3 8, ये 800 इक्वेशन नंबर 2 होगी इसमें, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इससे आगे हम आपके लिए होमवर्क दे दें, इतना तो आप कर लीजिए ना। समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 ये है। समीकरण 1 और 2 को हल करके f1 और f2, जैसे x y में 2 इक्वेशन होती है, यहाँ पे f1 और f2 में 2 इक्वेशन है, तो जब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, हम डायरेक्ट वो ही लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास अभी थोड़ा सा समय की कमी है। तो यहाँ पे आपका जब 1 एंड 2 एम्प्लाई जो आएगा, तो f1 का मान आ रहा है 48 और f2 का मान आ रहा है 44। आंसर आप जरा सॉल्व करके हमें भी बता दीजिए कि हमारा आंसर, आपका आंसर सही आया है या नहीं। बस f1 और f2 ही निकालना था स्टूडेंट, ठीक है। इस प्रकार से ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भी ये स्टैटिस्टिक्स, देखिए स्टैटिस्टिक्स सबसे इजी, सांख्यिकी जो है आपके सिलेबस में सबसे इजी टॉपिक है। इसको आप अच्छे से कर लेंगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। आपके ये लगा लो पासिंग मार्क्स, अगर केवल स्टैटिस्टिक्स भी कर देते हैं आप अच्छे तरीके से जो हम वीडियो लेक्चर बताते हैं उसको अच्छे से देखते हैं, उससे रिलेटेड फिर अपने बुक से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, तो केवल स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ेंगे तो उसमें भी आप पास हो जाएंगे, मैं गारंटी के साथ कर। लेकिन सीरियसली पढ़ना पड़ता है, सीरियसली और बहुत अच्छे से, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको मैथ्स बहुत टफ लगता है। उनके लिए मेरी यही सलाह है कि जैसे कि आपकी एपीजीपी हो गई, हाँ, जिन स्टूडेंट्स की, देखो हर स्टेट में अलग अलग सिलेबस होता है, कहीं पे एपीजीपी है तो कहीं पे नहीं है। तो जहाँ जिस स्टेट में, जिस पॉलिटेक्निक में आप पढ़ते हैं वहाँ का सिलेबस देखिए। अगर एपीजीपी और सांख्यिकी है तो सबसे पहले इन पे फोकस करो, अगर केवल पास होना है तो। लेकिन उसके अलावा किसी को ज़्यादा मार्क्स लाने तो एपीजीपी और सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स के अलावा और भी करो। लेकिन जो बच्चे जिनको लगता है कि हमें मैथ्स बहुत टफ लगता है, तो वो सबसे सरल तरीका उनका यही है कि अगर आपके सिलेबस में एपीजीपी, समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी जिसको हिंदी में कहते हैं, और सांख्यिकी, ये जो हम बताया अभी सांख्यिकी जिसमें मीन, मीडियन, मोड, माध्यिका, बहुलक आता है, उनको अच्छे से कर लीजिए तो 100% 33 पासिंग मार्क्स आपके आ ही जाएंगे, ठीक है। लेकिन और अच्छे लाने तो हमारे पूरे डिटेल लेक्चर देखते जाइए, उनको एंजॉय करो, मेहनत करो, हम आपके साथ मेहनत कर रहे हैं। और इसके बाद हम सेक्शन सी जो है 2018 के जो क्वेश्चन पेपर स्टूडेंट अप्लाइड मैथ्स 2 का, वो सेक्शन बी तक कंप्लीट हो चुका है 4 पार्ट में। अब 5वें पार्ट में हम आपको सेक्शन सी के क्वेश्चन लेके आएंगे। ध्यान दीजिए, हम जब भी आपको पढ़ाते हैं तो पार्ट वाइज, एक पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, क्रम से देखिए। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप 7वें पार्ट में कूद जाओ, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं। पार्ट वाइज देखिए, पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। अभी हम अप्लाइड मैथ्स 2 बताइए, इससे पहले हमने अप्लाइड मैथ्स 1 के 2020 का पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके आपको अपलोड करा हुआ 7 पार्ट में अलग अलग। तो उनको ऐसा नहीं कि केवल सीधे 7वें पार्ट में कूद जाओ, पहले आप पार्ट 1 देखिए, फिर पार्ट 2 देखिए, क्योंकि पार्ट 1 में इजी क्वेश्चन है 2 मार्क्स के हैं। फिर आगे आगे जैसे जैसे जाते हैं तो आपको टफ क्वेश्चन मिलेंगे। तो जब आप इजी क्वेश्चन करेंगे तो आगे वाले पार्ट में जो टफ क्वेश्चन है उनके लिए आपको मोटिवेशन मिलेगा। डायरेक्ट आप 7th पार्ट में कूद जाओगे तो आपको कोई समझ में नहीं आएगा और आप पूरा छोड़ देंगे, छोड़ो यार, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो, पास तो करना ही पड़ेगा, अच्छी जॉब आपको चाहिए तो मैथमेटिक्स की बैक क्लियर करनी ही पड़ेगी, ठीक है स्टूडेंट। तो करिए, बेस्ट ऑफ लक। और ये क्लास में अटेंडेंस के लिए लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए, जिससे कि हमें ये पता चले कि कितने बच्चों ने क्लास अटेंड की, ठीक है। ओके, गुड बाय।